नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। थोड़ी देर में सोनिया गांधी से मिलेंगी ममता बनर्जी। थोड़ी देर में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात होने जा रही है। आज शरद पवार से भी मुलाकात कर सकती हैं ममता बनर्जी। फिर गुरुवार को अरविंद केजरीवाल से मुलाकात संभव है। 2024 के लिए ममता की विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश के तौर पर इन मुलाकातों को देखा जा रहा है। सोमवार की शाम ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची। कल करीब यही समय था जब उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हो रही थी 24 घंटे पहले। आज अब से कुछ देर में सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होगी। इसके बाद शरद पवार से मुलाकात संभव है। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हो सकती है। और इन तमाम मुलाकातों को देखा जा रहा है बिखरे हुए विपक्षी मोर्चे को एकजुट करने की कोशिश के रूप में और उस विपक्षी मोर्चे का चेहरा बनने की कोशिश के रूप में। तो अब ये समझिए कि कैसे एक के बाद एक मुलाकात के जरिए 2024 पर ममता बनर्जी की ये तैयारी नजर आ रही है। देखिए, आज सोनिया गांधी से मुलाकात, आज शरद पवार से मुलाकात, फिर 27 जुलाई यानी कि कल जो बीता दिन आनंद शर्मा से मुलाकात हो चुकी है, कमलनाथ से मुलाकात हो चुकी है। 29 जुलाई को केजरीवाल से मुलाकात है। और रणनीति क्या है? 2024 का लोकसभा चुनाव, उस पर टिकी है निगाहें। विपक्ष को एकजुट करने के मकसद से ये तमाम मीटिंग्स हो रही हैं और घेराबंदी की कोशिश है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। ये तस्वीरें जो बता रही हैं एक के बाद एक मीटिंग शेड्यूल क्या है, अब किससे मीटिंग होगी, पहले किससे मुलाकात हो चुकी है और इन मीटिंग्स को 2024 के लिहाज से क्यों देखा जा रहा है। यानी ममता बनर्जी 2024 के लिए सियासी स्क्रिप्ट लिख रही हैं। बीजेपी के खिलाफ नया मोर्चा बनाने की कोशिश के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। एक नए मोर्चे में कांग्रेस का सहयोग चाहती है ममता बनर्जी। कांग्रेस की भी विपक्षी दलों को एकजुट करने की इसी तरह की कोशिश है। कांग्रेस ने कहा है समान सोच वाली पार्टियां साथ आएं। शरद पवार और केजरीवाल से भी मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी और इसी तरीके से एक विपक्षी मोर्चा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तैयार करने की कोशिश, उन्हें घेरने की यह कोशिश है। लेकिन ममता की राह में रोड़े काफी हैं, क्योंकि ये कुछ चेहरे हैं जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो क्या वो ममता बनर्जी के साथ चलेंगे? सवाल यह है वो कौन से चेहरे हैं। हम सब जानते हैं वो सबसे बड़ा चेहरा है राहुल गांधी का चेहरा। उनकी महत्वाकांक्षा के बीच में अगर ममता बनर्जी आई तो क्या वो ममता बनर्जी का साथ देंगे? क्या वो ममता बनर्जी को विपक्ष के नेता के रूप में स्वीकार करेंगे? शरद पवार उसमें चेहरा है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, इनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। क्या ये ममता बनर्जी को अपने नेता के तौर पर स्वीकार करेंगे? एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इन चेहरों में मोदी को मात देने की क्षमता, मोदी को मात देने का दम है? कौन कौन से वो चेहरे हैं जो घेराबंदी कर रहे हैं प्रधानमंत्री की? ममता बनर्जी जो कि मुलाकातें कर रही हैं लगातार, सोनिया गांधी जो पहले विपक्ष का मजबूत चेहरा रह चुकी हैं, इसके अलावा शरद पवार एनसीपी के कद्दावर नेता, उद्धव ठाकरे जो इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो क्या ये वो चेहरे हैं जो 2024 के चुनाव में अगर एकजुट हो जाएं तो प्रधानमंत्री को घेर सकते हैं या फिर बीजेपी को हराने का दम रखते हैं? क्या ये वो चेहरे हैं जिन्हें जनता स्वीकार करेगी और वोट देगी? ये बड़ा सवाल। तो अब से कुछ देर में सोनिया गांधी से मुलाकात होने वाली है ममता बनर्जी की। कल प्रधानमंत्री से मुलाकात हो चुकी है। देखिए, विपक्ष का चेहरा कौन होगा, यह बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी की मीटिंग्स तो लगातार हो रही हैं और हाल ही में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में तीसरी बार लगातार विधानसभा चुनाव जीता है। 200 से ज्यादा सीटें हासिल की हैं। पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी और ऐसे में इस स्थिति में बीजेपी को हराकर ममता बनर्जी देश के राजनीति में एक बड़े चेहरे के रूप में एक बार फिर उभरी हैं। तो क्या बीजेपी के विजय रथ पर ब्रेक लगाया जा सकता है? और इस ब्रेक को लगाने के लिए ममता पूर्व, पश्चिम और मध्य में अलग अलग नेताओं के गठजोड़ करने में जुटी हुई है। पूर्व में बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी का रथ खुद रोक लिया है। मध्य में केजरीवाल और सोनिया गांधी से ममता को मदद चाहिए और पश्चिम में शरद पवार के जरिए विजय रथ को रोका जाएगा। ये प्लानिंग अब तक नजर आ रही है। देश का पूर्वी कोना खुद ममता बनर्जी नेता के रूप में, मध्य में सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल से मदद की वो उम्मीद कर रही हैं और देश के पश्चिमी हिस्से में बड़े नेता यानी कि शरद पवार का साथ अगर उन्हें मिलता है तो क्या 2024 के लिए एक रणनीति तैयार हो सकती है?
बड़ा सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस से ममता की दूरियां मिट पाएंगी, क्या दोनों एक दूसरे को स्वीकार कर पाएंगे? क्योंकि याद होगा आपको इससे पहले किस तरह के मुद्दे उठाए गए थे। 2011 में ममता बनर्जी यूपीए से अलग हो गई थी। 2012 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, जब थी वो शपथ ग्रहण में सोनिया और राहुल को उन्होंने बुलाया था और एनडीए के विधेयक को पारित नहीं होने दिया था ममता बनर्जी ने, आपको भी याद होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ममता बनर्जी को स्वीकार करेंगी नेता के तौर पर? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी के, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और ऐसे में क्या ममता विपक्ष के चेहरे के रूप में इन तमाम दलों को स्वीकार होंगी? तो देखिए, लगातार मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। इससे पहले आनंद शर्मा से मुलाकात, कमलनाथ से मुलाकात, कल प्रधानमंत्री से मुलाकात, अब से थोड़ी देर में सोनिया गांधी से मीटिंग है। इसके बाद शरद पवार और फिर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात ममता बनर्जी की। जैसे कि हमने आपको बताया, विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल का ये बहुत अहम था और उसमें जीत के बाद ममता का कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई है। मोदी वर्सेस ऑल, ये इस वक्त रणनीति, और इसमें विपक्ष के चेहरे पर फिलहाल सब मौन है। बीजेपी का चेहरा कौन है ये हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी। विपक्ष का चेहरा कौन होगा? क्या ममता बनर्जी स्वीकार होंगी, क्या सोनिया गांधी होंगी, या फिर शरद पवार होंगे? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव, ये सभी वो हैं नेता। बीएसपी की अध्यक्ष मायावती, अरविंद केजरीवाल। विपक्ष का चेहरा कौन होगा? ये कई चेहरे हैं। क्या ये एक साथ आ पाएंगे? क्या एक साथ मिलकर मोदी को घेर पाएंगे? और अगर घेर पाने में संभव हुए तो इनमें से क्या किसी एक चेहरे पर ये सभी सहमत होंगे, इसे अपना नेता स्वीकार करेंगे? क्योंकि इन सभी चेहरों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं। तो मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। नजर इस बात पर कि क्या ममता बनर्जी इन तमाम नेताओं के साथ, जिनके साथ वो मीटिंग्स कर रही हैं, उन्हें अपने साथ लेने में वो कामयाब होती है। मिलजुल कर क्या एक रणनीति बनाने में ये कामयाब होते हैं, और क्या ममता बनर्जी को चेहरे के तौर पर ये नेता स्वीकार करेंगे? आगे बढ़ते हैं। संसद में पेगासस मुद्दे पर लगातार हंगामा हो रहा है। पेगासस मुद्दे पर विपक्ष ने आज पैदल मार्च निकाला, जिसमें कांग्रेस समेत सभी विपक्ष की पार्टियों ने हिस्सा भी लिया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेगासस मुद्दे पर कहा कि सरकार बताए कि हमारी जासूसी हुई या नहीं हुई। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी ने हिंदुस्तान की आत्मा पर चोट की है। राहुल गांधी कुछ दिन पहले किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर से संसद भी पहुंचे थे। नए कृषि कानून का विरोध करते वो कई बार नजर आ चुके हैं, जबकि संसद में लगातार हंगामे के बीच पर्चे भी फाड़े जा रहे हैं, मंत्री के हाथों से कागज छीने जा रहे हैं, उपसभापति पर पेज फेंके भी जा रहे हैं। तो जासूसी पर आर पार, ये देखिए राहुल गांधी और विपक्ष के वो तमाम नेता जिन्होंने आज पैदल मार्च किया। संसद से लेकर सड़क तक पेगासस जासूसी के मुद्दे पर हंगामा हो रहा है। विपक्ष चाहता है चर्चा हो, लेकिन चर्चा से पहले संसद में हंगामा रुकना चाहिए, संसद की कार्यवाही चलनी चाहिए, वो हो नहीं पा रहा। केंद्रीय आईटी मंत्री जब अपना बयान जासूसी के मुद्दे पर देने के लिए खड़े होते हैं तो विपक्ष के नेता उनसे कागज छीन लेते हैं, पेपर फाड़कर फेंक देते हैं। पेगासस मुद्दे पर विपक्ष अब की बार आर पार के मूड में है। आज विपक्षी दलों ने जासूसी के मुद्दे पर पैदल मार्च निकाला। प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, केंद्र ने हिंदुस्तान की आत्मा पर चोट की है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि विपक्ष संसद में नहीं, सड़क पर ही सवाल पूछ रहा है। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं बोल रहा हूं, हर एक पार्टी का नेता आपको यह बताएगा कि हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाह रहे हैं। ये जो हथियार है ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया? हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने क्या किया है
जो आपने इस हथियार को लोकतंत्र के खिलाफ यूज किया है? यह सवाल। राहुल जी, कौन किसकी आवाज दबा रहा है ये हिंदुस्तान की जनता आज टेलीविजन के माध्यम से देख रही है। सब कुछ टीवी पे आता है। कौन दबा रहा है आवाज को? मैं जनता से पूछता हूं, मैं भी साधारण व्यक्ति हूं। आप बताइए, ये कोविड के समय जब दूसरी लहर चल रही थी, जिस समय कई लोग अपना दम तोड़ रहे थे, ये सारे कांग्रेस के नेता ये क्या कह रहे थे? राहुल जी क्या कह रहे थे? अभी बुलाओ, विशेष सत्र बुलाओ, अभी हम कोरोना के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट कोरोना, वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट कोविड। उस समय आप विशेष सत्र बुलाना चाहते थे। आज वास्तविक सत्र चल रहा है, उसमें एक दिन कोरोना के ऊपर चर्चा नहीं, एक दिन कोविड के ऊपर कोई चर्चा नहीं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री खुद कहते हैं आप तीक्ष्ण सवाल पूछिए, कठिन सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे, यही लोकतंत्र है, तो आप सवाल पूछते नहीं है कोरोना पे। संसद भवन में क्या कुछ चल रहा है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले संसद मार्च की खबर हमने आपको बताई। संसद के भीतर टीएमसी की सांसद शांता छेत्री बीमार हो गई। टीएमसी की सांसद शांता छेत्री को अस्पताल ले जाया गया है। मॉनसून सत्र इस वक्त चल रहा है और टीएमसी की सांसद शांता छेत्री बीमार हो गई हैं संसद के भीतर। ये देखिए किस तरह से उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, संसद की तस्वीर। टीएमसी की ये सांसद हैं, इनका नाम है शांता छेत्री। संसद की कार्यवाही जारी है, इस बीच ये बीमार हो गई हैं। एम्बुलेंस आ चुकी है, इन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। मॉनसून सत्र की कार्रवाई के बीच टीएमसी की ये सांसद, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, शांता छेत्री इनका नाम है, संसद के भीतर ये बीमार पड़ गई। अचानक से तबीयत खराब हो गई, एम्बुलेंस आ चुकी है, अस्पताल इन्हें ले जाया जा रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.